बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ्रंट लाइन के साथ मैं हूं आपको मेज़बान रिफ़तुल्लाह रुग़ज़ई। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हो चुका है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े सियासी रहनुमा दौरे कर रहे हैं और यहाँ से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। आजकल बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो आई हुई है खैबर पख्तूनख्वा, उसका तकरीबन 4 रोज़ का दौरा है। तो आज भी उसने नौशेरा में एक जलसे से ख़िताब किया है। इसके अलावा जो अवामी नेशनल पार्टी है वो पहले से सरगर्म है, उसने पहले ही से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर चुकी है। इसके साथ साथ जो मजहबी जमातें हैं वो गज़ा की इशू पे, फ़लस्तीन की इशू पे जो है वो बड़े बड़े रैलियों और जलसों का इनेकाद कर रही है। तो वो चूँकि मजहबी जमातें हैं, उनको इस हवाले से अपना एक मौक़िफ़ देना होता है और साथ साथ में इलेक्शन के लिए भी वो तकरीबन ऐसे ही समझ लें कि उनके वो जलसे इलेक्शन के लिए भी उनके काम आ रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में क्या मंजरनामा बनने जा रहा है, कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, और ये भी एक सवाल है कि अब किसकी हुकूमत बनने जा रही है। कि यहाँ पे चूँकि ये एक ऐसा सूबा है, पिछले 2 इलेक्शनों में यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीतती आई है। तो इस आने वाले इलेक्शन में उनका क्या जो है ना स्टेटस होगा, वो क्या उनका फेट होगा। तो इस पे आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमने 3 मेहमानों को दावत दी है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ज़िया-उल-हक साहब, पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर में ARY TV के ब्यूरो चीफ हैं। हमारे दूसरे एक सहाफ़ी दोस्त है, वो भी रास्ते में हैं, वो भी आ रहे हैं और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्दुल सबूर कुरैशी साहब, वो भी तज्ज़िया निगार हैं, सियासत से भी उनका वास्ता है। सबूर कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा, अभी शायद उनसे रब्ता नहीं हुआ है। ज़िया-उल-हक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ज़िया साहब, ये जो मैंने एक बता दिया कि यहाँ से एक इलेक्शन मुहिम का ऐसा समझ लें कि सरगर्मियाँ शुरू हो गई, आगाज़ हो चुका है। तो अब इलेक्शन का ऐलान भी हो चुका है, फरवरी में 8 फरवरी को अब डेट दिया गया है। तो अब इसके बाद तो कोई खदशात नहीं है ना, शकूक व शुबात जो इलेक्शन के हवाले से। आप क्या कहते हैं, अब इलेक्शन होने जा रहे हैं? शकूक व शुबात की बात नहीं करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसला दिया उसमें वाज़ेह कहा गया है कि अगर आपने शकूक व शुबात के हवाले से बात भी की तो वो उसको भी जो है तो तौहीन अदालत समझा जाएगा। लिहाजा हम समझते हैं ठीक है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं। चाहता हूँ हाँ, अच्छा ठीक, ये हम समझते हैं कि ये इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक, लोग इसमें सियासी पार्टियां इसको शकूक में और इसके शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है और सब पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। क्योंकि इस वक्त आप देखें हमारा मुल्क जो है तो मुख्तलिफ बहरानों का शिकार है। ठीक, एक तरफ अंदरूनी बहरान है, दाखिली बहरान है, अफरात ज़र का बहरान है, महंगाई का बहरान है, इसके अलावा इदारों में एक तनज़्ज़ुली की सूरत हाल है जी। आप जो समाजी सेक्टर है वो बिल्कुल मुंजमद हो गया है। तो लोगों को एक आस मिलनी चाहिए, एक रिलीफ मिलनी चाहिए। वो उसी वक्त हो सकता है जब हमारे आइन पर अमल करते हुए इलेक्शन होंगे और आइन में जैसे लिखा हुआ है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इलेक्टेड तरीके से आएंगे और आकर हुकूमत चलाएंगे और लोगों की जो तवक्कुआत हैं उन पर पूरे उतरेंगे। तो उस लिहाज से तो हम ये उम्मीद करते हैं। जहाँ तक आपने कहा इलेक्शन मुहिम तो अभी शुरू नहीं हो सकी। अलबत्ता सियासी पार्टियां जो है तो अपने कारकुनों को मुतहरिक आप कह सकते हैं कि कर रही हैं। इलेक्शन मुहिम इसलिए शुरू नहीं हो सकी है अभी तक क्योंकि अभी हल्का बंदियों की फाइनल जो लिस्ट है उसका अनाउंसमेंट अभी होना बाकी है। एतराज़ात आए हुए हैं, तो एतराज़ात के बाद 30 नवंबर इलेक्शन कमीशन ने यही दी हुई है कि जो ये फाइनल जो हल्का बंदियों की लिस्ट आ जाएगी, हर बंदे को पता चल जाएगा कि उसका हल्का तब्दील हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके मुताबिक फिर लोग सामने आ जाएंगे। ये आप बात सही कह रहे हैं कि सियासी पार्टियों में अगर आप मुतहरिक हो तो सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर अगर देखा जाए तो उन्होंने टिकट अपने लोगों को अवार्ड कर दिए हैं और उन्होंने अपनी एक कार्नर मीटिंग करके कैंपेन और कन्वेंसिंग शुरू की है
पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया है। उन्होंने जलसे नहीं किए हैं, वर्कर कन्वेंशन किया है। एबटाबाद में वर्कर कन्वेंशन किया है, मर्दान में किया है, नौशहरा में किया है, अपर दीर कल जाएंगे और फिर उसके बाद चित्राल जाएंगे। तो ये एक अच्छी सरगर्मी है। इससे यह है कि उनको अपनी पार्टी के लोगों से मिलने का मौका भी मिल रहा है। इस तरह जमीयत उलमा इस्लाम जो है तो उसने भी अपनी सियासी सरगर्मियाँ, जैसे आपने बताया कि गज़ा के इशू पे तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप मौलाना फजल रहमान साहब, एक तो मौलाना फजल रहमान साहब 5 साल के लिए दोबारा अमीर मुंतखब हो गए हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने जो है तो इस सरगर्मियों में भी वो सियासी एजेंडा भी साथ लेके जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि इस वक्त जोड़ तोड़ का अमल भी शुरू हो चुका है, और आप देखें उस जोड़ तोड़ के अमल में आपको अगर नजर आ रहा है तो उसमें आपको जमीयत उलमा इस्लाम नजर आ रही है। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी को जो है तो बहुत सरकर्दा लोगों को उन्होंने तोड़ा है, JOI में वो शामिल हुए हैं। पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो जो जरदारी साहब हैं उनका दौरा अच्छा है। उनके दौरे पे तो ये होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी को बूस्ट मिलता, लेकिन पीपल्स पार्टी को मैं समझ रहा हूँ एक धचका मिला है। वो इसलिए मिला है कि देखें अरबाब फैमिली जो है यहाँ पे एक बहुत मुअस्सर फैमिली है, एक असर सियासी असर रसूख रखती हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे के मौके पर जो है तो ये ऐलान कर दिया कि जी हम पीपल्स पार्टी से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। तो ये अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक धचका है, लेकिन बहरहाल सरगर्मियां जारी हैं। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो उसको मुश्किलात का सामना है। बाकायदा उनके लीडर आज भी आप देखें, आज भी उनके 2 जो साबिक MNAs हैं उनको एक गिरफ्तार भी किया गया है, और उन पे जो है तो मुकदमात बन रहे हैं। इस तरह बहुत सारे लीडरान उन पे मुकदमात बन रहे हैं। अजीब सी बात है, एक अजीब सा मुकदमा है कि हंगू का जो प्रेसिडेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस पर मुकदमा यह है कि उसने बिजली चोरी की है और बिजली ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कुंडा लेकर चोरी किया, और वो कह रहा है जी कि ये तो मीटर ही मेरे नाम पे नहीं है। तो इस किस्म के मुकदमात बन रहे हैं उन पे, जो आप अंदाजा लगा लें कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा में ये सियासी जो मैनेवरिंग है और जो सियासी जो वो हो रहा है एजेंडा सेट किया जा रहा है चंद एक पार्टियों के, जिसमें आप देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने जो अपनी सरगर्मियां शुरू की थी, उन सरगर्मियों में भी उन्होंने कुछ हद तक जो इलेक्टेबल जिस तरह समझे जाते थे उनको शामिल करवाया है, और उन्होंने अपने जलसे भी किए हैं। कहीं पे जलसे उनके कामयाब हुए हैं, कहीं पे उनके जलसे जो है तो उनको खातर खा पजीराई हासिल नहीं हुई है। तो वो अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी भी जो है तो वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है। लेकिन हैरानगी की बात मुझे इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ये नज़र आ रही है कि इस वक्त तो चाहिए कि तमाम पार्टियों को शिकायत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब आए, उन्होंने भी शिकायत की, मौलाना फजल रहमान साहब भी शिकायत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी शिकायत जो है, अजीब सी शिकायत नज़र आ रही है कि लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं परवेज़ खटक साहब और उनकी पार्टी पे कि ब्यूरोक्रेसी में जो तबादले हो रहे हैं वो उनके कहने पे हो रहे हैं। मैं हैरान हूँ, यहाँ पर एक निगरान हुकूमत मौजूद है और उस निगरान हुकूमत को ये जिम्मेदारी है कि वो गैर जानबदाराना रहे और किसी तरीके से जो है तो उस पर उंगली न उठी कि वो किसी तरीके से भी इन्फ्लुएंस कर रही है। लेकिन ये तो अगर इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं और ये शिकायतें सामने आ रही हैं तो ये एक सवालिया निशान है निगरान हुकूमत के लिए भी, और ये भी सवालिया कि क्यों एक पार्टी क्यों ऐसा कर रही है कि वो DCP तब्दील कर रही है। इल्ज़ाम है, शिकायत है लोगों की, DCP तब्दील हो रहे हैं उनके कहने पे, कमिश्नर उनके कहने पे हो रहे हैं। तो क्या ये किसी पार्टी को खास फेवर किया जा रहा है और उस पार्टी को लाने की कोशिश की है? जैसे परवेज़ खटक साहब के बारे में कहा जाए कि वो वज़ीर आला होंगे और उनके लिए ये 30 से 35 सीटें जो हैं तो पहले से ही वो उनको निशानदेही कर दी गई है कि ये 30-35 सीटें तो लेकर ये आ रहे हैं और आकर जो बिल्कुल इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। मेरे पास सवालात है इसके। नाजरीन, हमें सफ़ीउल्लाह गुल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर में सोनू टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। सफ़ीउल्लाह गुल साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि सबूर कुरैशी साहब, उसने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबूर कुरैशी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी। सबूर कुरैशी साहब के साथ अभी राब्ता नहीं हो रहा है तो जी मैं लाइन पे हूँ। अच्छा, सबूर कुरैशी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और अच्छा सबूर कुरैशी साहब, ये यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में भी गेस्ट बैठी हुई हैं तो
ये जो जैसे मैंने इब्तिदा में कहा भी कि यहाँ पे इलेक्शन मुहिम जो है ना उसकी बिल्कुल ऐसा समझ लें कि एक आगाज़ हो चुका है। बड़े बड़े सियासी रहनुमा जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी पख्तूनख्वा के दौरे पे है। इस तरह बाकी सियासी जमातें वो भी जो है ना उन्होंने भी रैलियों और जलसे जुलूसों का आगाज़ कर दिया है। तो वो जो एक शक था वो खैर इधर जिया साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या ऐलान है उनका, तो उसमें ये कहा गया है कि किसी को शक व शोबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो वो तो बिल्कुल जो है ना क्लियर है। तो अब यानी अब भी कोई, क्योंकि बाद सियासी जमातें या कुछ सियासी रहनुमा जो है वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी की इश्यूज है, कुछ जो है ना सर्दी होगी फरवरी में, इलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, अब कोई शक वगैरह तो अब नहीं है ना? जी रज़ी साहब, बज़ाहिर तो अब ऐसा कोई शक नजर नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोग गो का शिकार हैं। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि दिसंबर में बड़े पीक का सर्दी का सीजन होता है। हजारा डिवीजन में, नॉर्दर्न एरियाज में ये पॉसिबल नहीं है कि मूवमेंट हो सके और इलेक्शन कैंपेन इजीली जारी हो सके। फिर मिलिटेंसी का भी एक रूल है कि लोग ये फील कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज डे टू डे बढ़ रही हैं, ये भी हालिया इलेक्शन में एक रुकावट का जरिया बज़ाहिर बन सकती है। इससे हट के तीसरी, मौलाना फजल रहमान साहब का हालिया बयान भी और बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का भी ये ख्याल है कि अगर इलेक्शन थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसी कुछ सूरत हाल नजर नहीं आती, क्योंकि इस पे इलेक्शन कमीशन का स्टैंड मौजूद है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह अहकामात मौजूद है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। और हालिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अहमदाबाद में, हजारा डिवीजन में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। इसके अलावा परवेज खटक साहब ने मानसेरा में 2 प्रोग्राम किए, हवेलिया में भी प्रोग्राम किया। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज उस हवाले से, लीडरों के हवाले से तो जारी और सारी है। मकामी जो कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा किसी के शादी में या जनाजे में या थोड़ी बहुत जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं उनमें जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन का बूम या जो इलेक्शन का टेम्पो बनना है वो मैं नहीं समझता कि अभी तक बन सका। अभी तक लोग जो है वो मखमसे का शिकार हैं और कुछ लोग इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी समझ रहे हैं और कुछ लोग शकूक व शुबात का आज़ार भी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो ये अभी खैर जिया साहब ने एक उसमें बड़ी एक नुक्ता बयान किया कि अभी जो हल्का बंदियां हैं उसके फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं। ये वो जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद जो है ना एक बहुत बड़ी बूम होगी, जो एक इलेक्शन नियरिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल सियासी गर्मा गर्मी वो उसके बाद शुरू होगी। तो अब जो आपको अभी इस वक्त जो मंजरनामा है खैबर पख्तूनख्वा का सियासी मंजरनामा, वो आपको कैसा नजर आ रहा है? मतलब आने वाले दिनों में यहाँ पे किसकी हुकूमत बनने जा रही है? कोई कोलिएशन गवर्नमेंट होगी या कोई और इसमें पीटीआई भी है, उसका क्या फेट होगा, क्या लग रहा है आपको? और रज़ी साहब, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि इलेक्शन जो है वो जमहूरियत की सही रूह है और लोगों को, अवामुन नास को उसका फायदा हो सकता है। बदकिस्मती से वही पॉलिटिकल पार्टीज एक नए नारे के साथ, एक नए शनाख्त और नए चेहरे के साथ खजाने में ये जो बहुत बड़ा इवेंट है ये रेगुलर हो रहा है। ना तो हमारे पास बरतानिया जैसी वो जमहूरियत है जहां नजरियात और पॉलिटिकल बेस पॉलिटिक्स की जाती है, ना अमेरिका जैसा सदारती निजाम है वहां पे प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट होती है। यहाँ से तो लोग भी उसी को वोट देते हैं जो शनाख्त वाले चेहरे हैं, जो लोगों में मारूफ होते हैं, और वही लोग तरह तरह की अपने नारे, निजाम, पार्टी तब्दील करके आ जाते हैं और लोगों से वोटें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सही मायनों में जमहूरी तरीके से इंतखाबात हों और उन इंतखाबात को ऑन किया जाए और पब्लिक की वेलफेयर के लिए, आज मसला और भी है और गई साहब कि यहाँ पे जो हमारे पास जमहूरी निजाम है वो बड़ा गड़बड़ है। तो वही लोकल बॉडीज का जो डोमेन होता है उसमें वो एमपीए इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें एमएनए इन्वॉल्व हो जाता है, मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाता है। हालांकि बुनियादी तौर पे एमएनए और एमपीए का काम लेजिस्लेशन है, ये जो डेवलपमेंटल काम है गलियों नालियों के, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल पे काम है। लेकिन यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि जो एमपीए है वो लेजिस्लेशन ना करे, हमारी पोस्टिंग ट्रांसफर करे। जिस तरह
काफी साहब बता रहे हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर अब भी पॉलिटिकल बेसिस पे हो रही है। जी। तो ये एक जमहूरी प्रोसेस को या इलेक्शन के प्रोसेस को मशहूर तो बना रहा है, लेकिन बहरहाल जमहूरियत पाकिस्तान का एक बेहतरीन निज़ाम है और इसको पूरी दुनिया में एक्नॉलेज होना भी चाहिए और होता भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में देखते हैं, जिसमें सरमायाकारी और बेपनाह पैसों का इस्तेमाल और पॉलिटिकल पार्टीज का हर रोज एक नया चेहरे के साथ, हर रोज एक नए नारे के साथ जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसको भी मैं नहीं समझता कि ये अवाम के लिए बेहतर है। ये तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स है जो मुख्तलिफ लोग अपने मफादात को हासिल करने के लिए शुरू से ये प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं और आज भी यही प्रैक्टिस जो है वो हम मैदान में देख रहे हैं। सबूर कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, आप हमारे साथ रहें। सफीउल्लाह गुल साहब, अभी जो ये इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये जो मैं कह रहा था कि इलेक्शन के हवाले से कुछ खदशात है, तो ज़िया साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ है कि किसी को इस पे यानी बहस नहीं करनी चाहिए, कोई खदशा जाहिर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ उसका मैं एक तनाजुर में बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब है, जो कि एक कदावर सियासी शख्सियत है, वो बार बार इलेक्शन के हवाले से अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो वो क्यों ये कह रहे हैं, इससे क्या मकसद हो सकता है? उसकी तैयारी नहीं है, या यहाँ पे कोई चैलेंजेस है, या वाकई जो है ना इस तरह के हालात है कि इलेक्शन नहीं हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह ज़िया साहब ने बात की कि इसमें तो कोई वो दूसरी राय नहीं, और बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इवन यानी इसको कोई डिस्कस भी ना करे कि यानी इलेक्शन यानी शकू को शुबात नहीं। लेकिन मौलाना साहब जैसी शख्सियत जब बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली, और आपकी भी नॉलेज में है और सबकी की, यानी वो शायद जो है वो कोट अनकोट नहीं कर पा रहे, लेकिन वो सिक्योरिटी से रिलेट करके उस चीज़ को वो बार बार जो है वो उस चीज़ के खदशात का इजहार कर रहे हैं। और जो हमने देखा कि यानी इससे पहले JUI ही के जलसे में यानी वाक़या भी हो चुका, प्लस सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आपको इल्म में है कि वो बार बार यानी मौलाना साहब की तरफ जो है वो उन चीज़ों की यानी वो आ रही है, और उनके सिक्योरिटी, और जिस तरीके से हमने देखा कि पेशावर में जिस अंदाज में यानी उनको जलसागाह तक लेकर और कन्वेंशन सेंटर में यानी अपने यानी जो मरकज़ में भी जिस अंदाज में और जिस सिक्योरिटी उसके साथ ये आए हैं, तो वो ये चीज़ों के इजहार कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने वाज़े तौर पर यानी अपनी तकरीर में भी यानी ये बात कर दी, तो वो चीज़ लग रही है। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कुछ महीनों से जो है, यानी अब सिर्फ ये हफ्तों 2 हफ्तों वाली बात नहीं, लेकिन कुछ महीनों से वो जो अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ख़ास तौर पे, वो बहुत फ्रीक्वेंट हो गई है जी। तो यही वो लग रहा है। और पहले भी ये बात हो चुकी है कि मे भी यानी जिस तरह इवन हमारे KP के गवर्नर गुलाम अली साहब ने भी यानी ये चीज़ पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने यानी इसका डेट अनाउंस नहीं थी कि दी नहीं थी डेट, उससे पहले भी वो सिक्योरिटी को बेस बना के वो अपना बयान दे चुके हैं कि KP में यानी ऐसा नहीं लगता कि यानी सिक्योरिटी के खदशात हैं, जिसकी वजह से शायद, और कुछ मौसम का भी था कि मौसम के हवाले से भी कि चतराल और अपर एरियाज़ में चूँकि बर्फ़बारी का और हुआ, तो यही वो चीज़ लग रही है कि मौलाना को कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं, क्योंकि बाकी तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जहाँ तक बात है तो मौलाना के लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम सिर्फ पेशावर की बात करें तो मेयर भी उन्हीं की पार्टी का, बिल्कुल, गवर्नर भी उनकी पार्टी का, तो यानी कि उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से, यानी वही जो हम लोग ISIS या दाइश की बात कर रहे हैं, या उसकी तरफ से वो सिक्योरिटी कंसर्न है उनका, जिसको वो कहना चाह रहे हैं और बार बार वो कर रहे हैं। लेकिन लग नहीं रहा कि, क्योंकि अब मजबूरी जिसे कह लें कि बहुत से जो जहाँ से यानी कुछ फैसले होने हैं, वो भी अब इलेक्शन और डिले शायद ना कर सकें। अच्छा, तो ज़िया साहब, ये जो सफ़ीउल्लाह गुल साहब ने कहा कि मौलाना की जमात को जो है ना कुछ सीरियस ऐसे थ्रेट्स तो है कि जैसे बाजोड़ में उसने एक इशारा किया, वहाँ पे उनके लोग मारे गए, तो ये जो यही इसी की वजह, मतलब इसी वजह से वो ये कह रहे हैं, या कोई और भी वजह हो सकती है? देखें, एक तो सिक्योरिटी खदशात हैं, वो मौलाना साहब की पार्टी तो चूँकि टारगेट हुई है, लिहाजा उनके खदशा जो है ना जेन्युइन है, क्योंकि उनका जो वोट बेस है, वोटर जो बेस है, वो ज़्यादातर ये कबायली इलाका है, हमारा जो है ना जुनूबी अजला हैं और हमारे शुमाली अजला हैं। तो उन इलाकों में जो है, तो आप देखें कि ये जो सिक्योरिटी के हवाले से जो सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िलों पे और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पे हमले हो रहे हैं, तो वो उन्हीं खदशात की वजह से वो कह रहे हैं कि जब उन पर हमले हो रहे हैं तो वो कैंपेन कैसे चलाएंगे। जी। एक दूसरी बात यह है कि
एक दूसरी हकीकत भी इसको सामने रखना चाहिए कि अगर हम सिक्योरिटी खदशात का बात करते हैं तो 2008 को हमें नहीं भूलना चाहिए, 2013 को हमें नहीं भूलना चाहिए। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में तो खुदकुश हमले हो रहे थे और अरूज पे थे, और जो मुसल्लह अफराद थे वो नुमाया तौर पर रोडों पे भी नज़र आ रहे थे, कब्ज़े भी थे, लेकिन उनके बावजूद भी इलेक्शन हुए हैं। और जहाँ तक ये सर्दी की बात है मौसम के हवाले से, तो ये ऐसा नहीं है, सर्दी के मौसम में भी इलेक्शन हो चुके हैं, और अगर कहीं पर इलेक्शन सख्त सूरत हाल हुई तो वहाँ पर कुछ कंस्टिट्यूंसीज में इलेक्शन को डिले भी किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 266 कंस्टिट्यूंसीज में सब में ये सूरत हाल होगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम जो है तो पहले ही जो एक आइनी और कानूनी जो एक ज़रूरत है 60 रोज़ में और 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की, उसको जो है तो हम क्रॉस कर चुके हैं। देखें, अगर ये जो 14 मई का इलेक्शन के लिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, हमने 14 मई को इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद तो ये सब गैर कानूनी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उसको एक 8 फरवरी को उसमें जो है तो एक इलेक्शन डेट जो है तो अनाउंस करवा के उनको जो है तो एक लेजिटिमेसी दे दी है कि अब ये इलेक्शन होंगे। और बाकी बात ये है कि अगर पॉलिटिकल सतह पे देखा जाए तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आप सर्वे हुए हैं, बल्कि आपके वकाशार ने भी सर्वे किया है और आपके लोगों ने भी किया हुआ है काफ़ी सर्वे। इस वक्त कोई 18 के करीब सर्वे हो चुके हैं। उन सर्वे में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के इस वक्त उसकी लीडरशिप कैद है, लेकिन अवामी सर्वे में वो नुमाया तौर पर आगे आ रही है। अच्छा, लोगों में जो है तो अभी भी उनको इमरान खान की पजीराई हासिल हो रही है। बिल्कुल, इमरान खान को पजीराई हासिल हो रही है। और ये खदशात जो है इसी वजह से लोगों, आप देखें कि पिछले दिनों उनके चरसदा में कोई लीडर नहीं था, लेकिन कितना बड़ा जलसा हो गया। इसके अलावा पेशावर में उनके जलसे हो रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर भी, लेकिन वो जहाँ पर जलसे करते हैं वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। तो ये देखें, ये अब अगर सियासी माहौल बन रहा है तो बहैसियत एक सहाफ़त के स्टूडेंट की हैसियत से और एक सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जो एक सिविल सोसाइटी का भी हिस्सा है, तो उसकी हैसियत से हमें, अगर हम चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरी कल्चर प्रमोट हो, सियासी कल्चर प्रमोट हो, लोगों को आज़ादी हो अपने राय का इजहार करने की, तो उसमें फिर इस किस्म की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। जो लोग, जिन लोगों पर मुकदमात हैं उन पर मुकदमात हों और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये खदशात हैं जिनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि चूंकि वो अभी तक उसका जो आम वोटर है पीटीआई का वो टूटा नहीं है, इसी वजह से जो पीटीआई के अक्सर जो लीडर हैं वो भी पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, मुश्किलात के बावजूद भी, हालांकि दबाव है उन पर, उस दबाव के बावजूद भी वो जुड़े हुए हैं। तो शायद ये भी एक खदशा हो कि चूंकि उनके जो मैसेज है, और फिर 16 माह की हुकूमत में वो हिस्सेदार हैं। 16 माह की हुकूमत में आपने देखा किस किस्म की जो है तो कारकर्दगी हुकूमत की रही है। इमरान खान को हटाने के बाद महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, और जो दहशतगर्दी और जो टेररिज्म है और जो बदमनी है वो उसी 16 माह में उसने सर उठाया है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान जो है तो माशी मुश्किलात का शिकार हुआ है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को जो है तो महंगाई का सामना करना पड़ा है। तो वो भी एक चीज़ है ना कि जो कि उनको उनको फेस करना पड़ रहा है, लोगों को अब जवाब देना पड़ रहा है। तो उस वजह से भी शायद हो सकता है कि वो ये समझते हो कि अभी हमें मजीद टाइम मिलना चाहिए ताकि हम लोगों को कन्विंस कर सकें, और तो शायद ये वजह हो सकती है। अच्छा, सबूर कुरैशी साहब, चूंकि आपका ताल्लुक हज़ारा डिवीज़न से है, तो ये हज़ारा डिवीज़न में आने वाला जो सियासी मंजरनामा है वो क्या आपको नज़र आ रहा है? किस सियासी जमात का पलड़ा बारी नज़र आ रहा है इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ? मैं अपने पैनल के मेंबरान से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जमहूरी तसलसल के लिए इलेक्शन का इनेकाद इंतहाई जरूरी है। लेकिन ये बात जो हम अक्सर इतराज से सुनते आ रहे हैं कि गैर जानबदार मुनसिफाना इंतखाबात, ये तो एक बात ही बन गई और लोग उसको मजाक समझ रहे हैं। जहां तक हज़ारा डिवीजन की बात है, अगर आप ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर आज भी हम ग्राउंड पे देखें तो हज़ारा डिवीजन में भी तहरीक इंसाफ का खासा वोट बैंक है। अच्छा, वो के वहां पे जो आपका इलाके हैं वहां पे रिपीटेडली 2 टर्म पे पीटीआई की हुकूमत रही है। हज़ारे में मुस्लिम लीग नून स्पेशली मरसेटा में वहां के एमएलए जीत के आए हैं। हवेलिया से भी साबका जो मिनिस्टर है वो मुस्लिम लीग नून के थे जी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम इम्पार्शियल बात करें तो आज भी तहरीक इंसाफ का खासा वोट बैंक है।
लेकिन उनकी एक्टिविटीज को बिल्कुल मॉनिटर किया जा रहा है और उनको टफ टाइम दिया जा रहा है। वो कि ये इलेक्शन की उसके लिए बिल्कुल इलेक्शन के रूल और कवानीन के अगेंस्ट है। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये बेसिक राइट है कि उसको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखने के लिए बराबर का हक दिया जाए और लोगों को वो कम्युनिकेट कर सके, लोगों तक उसकी एक्सेस इजी हो। लेकिन अगर ये सारी चीजें जो हम कह रहे हैं अगर हकीकत में ऐसे ही हो तो मैं ये बिल्कुल कहने में मुझे ये वो है, मैं फील करता हूं कि आज भी हजारा डिवीजन में पीटीआई का खास वोट बैंक है। अच्छा। और मुस्लिम नून का भी है, लेकिन पीटीआई अपना उनका वोट बैंक बिल्कुल इंटैक्ट है। और अगर कैंडिडेट उनको फ्री मूवमेंट के लिए मौका दिया जाए तो वो बेहतर रिजल्ट गेन कर सकते हैं हजारा डिवीजन से। अच्छा, तो अभी तो खैर वो इलेक्शन मुहिम का उस तरह का आगाज नहीं हुआ है जिस तरह मतलब वो जलसे जुलूस होते हैं। बाकी सियासी जमातें भी फिर आएगी, वो भी कोशिश करेगी कि अपने वोट बैंक में इजाफा करें, लोगों तक राब्ते करें। तो आप यानी आप समझते हैं कि अगर इस तरह ओपन उनको मौका दिया जाता है तो वो जो हजारा डिवीजन है उसको वो डोमिनेट करेंगे? मेरे सामने काफी सीटें वो जीत सकते हैं। वो के हजारा डिवीजन में मौलाना फजल रहमान साहब का भी वोट बैंक है, स्पेशली मनसेरा से ऊपर जो हमारे एरियाज हैं वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब का वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नून का है और पीटीआई का है। परवेज खटक साहब ने भी एंट्री डाली हुई है और 2-3 जलसे उन्होंने किए हुए हैं। पीपल पार्टी का भी हालिया इख्तिलाफ का बड़ा अच्छा पावर शो हुआ है। हालांकि हजारा डिवीजन में इतना बड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम होना लोगों के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तहरीक इंसाफ ठीक ठाक वोट बैंक के साथ हजारा डिवीजन में मौजूद है। अच्छा, तो कुरैशी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। सफीउल्लाह गुल साहब, कुरैशी साहब तो कह रहे हैं कि हजारा डिवीजन में जो है ना पीटीआई है और इधर भी जो है ना जिया साहब कह रहे थे। तो ये फिर जो इतनी कोशिशें हो रही हैं, हम सब जानते हैं कि जिस तरह इंजीनियरिंग हो रही है वो जिस तरह इमरान खान साहब के लिए की गई थी उसी तरह वो रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है ना सारी। नवाज शरीफ साहब के लिए फ़ज़ा जो है ना वो उसको सेट किया जा रहा है। तो ये फिर क्या करेंगे इलेक्शन में? पीटीआई का क्या करेंगे अगर उनको ये बले का निशान भी मिलता है तो फिर क्या करेंगे उसके? देखें, एक तो ये कि पहले जिया साहब की उस बात पर कहूँगा कि सर्विस की जहाँ तक बात है और बहुत इन डेप्थ यानी चीज़ें हो रही हैं और देखा जा रहा है और ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। दूसरा एलिमेंट यानी एक जहन में हमें ये रखना चाहिए कि आपका वोट बैंक जो है, वोटर्स अब जो वोट काउंट है वो कोई 1.25 करोड़ एडिशनल आए हैं। तो एडिशनल कौन सा आया? जो 18 साल से नौजवान है, सारे नौजवान है। हाँ, बिल्कुल। अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि नौजवानों की मेजॉरिटी जो है वो किस तरफ है। प्लस ये है कि नौजवान ही गैजेट्स हम लोगों ने उन्हीं के साथ यानी वो सारा कुछ जो हमने डिजिटल उसकी बात जब करते हैं, पहली दफ़ा यानी ये सुना कि बिलावल ने बड़े ओपनली जो 60 साल से ऊपर के सियासतदानों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और हमने पेशावर में भी देखा कि अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हैं वो नालामी हैं। तो यानी वो यंगस्टर्स को अब कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, यंग चेहरे यानी लेकर आने चाह रहे हो। एएनपी का यानी है कि वो भी यंग चेहरे यानी नवाज शरीफ खुद आए लेकिन साथ में अपनी मरियम को और इसी तरह शहबाज शरीफ आपने। लेकिन जो पीटीआई ने किया, जो इमरान खान ने किया, वो ज़्यादा जो उन्होंने बैंक ऑन किया और जो मोबिलाइज किया वो यंगस्टर्स को किया। फिर यंगस्टर्स में ये देखने वाली बात होती है कि जितनी यानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने वोटर्स को, जो उनके इवन चाहे डाई हार्ड वोटर्स भी थे, उनको निकालने के लिए फैसिलिटेट करना पड़ता है। उनके लिए कन्वेंस, उनके लिए गाड़ियाँ, उनके लिए इंतजामात और ये सारे। जबकि जो यंगस्टर्स हैं वो 2-3 मिलके वैसी मोटरसाइकिल पे निकल जाते हैं। उनको आपको सिर्फ यानी ये बताना है कि हाँ कोई इवेंट है, कोई एक्टिविटी है और कुछ, तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। उनको अगर फ्री हैंड मिलता है तो नो डाउट। देखें आप केपी क्या, बल्कि आप पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उठाकर देख लें, आपको सिंध में एक मखसूस पार्टी की बात हो रही होगी या फिर आप दही इलाकों में जाते तो एक पार्टी का है और शहरी इलाकों में दूसरी पार्टी का। वही हाल आप पंजाब की बात करते हैं तो आपका अपर पंजाब का और है, सेंट्रल पंजाब का और है और सदर्न पंजाब का और है। केपी में भी अगर आप पार्टीज की बात करते हैं तो एएनपी के एक बैच आप आराम से बता सकते हैं कि एएनपी के कौन से इलाके में है, जेरात इस्लामी के कौन सी, दीर के कौन से इलाके में है। इसी तरह आप जेयूआई का बता सकते हैं कि जिस तरह कोहिस्तान का कुछ। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। सफीउल्लाह गुल साहब, आप बात कर रहे थे तो
आपकी बातों से जैसे ज़िया साहब ने भी कहा और कुरैशी साहब ने भी कहा कि जो है ना ये हर जगह पीटीआई है, लेकिन वो ये तो ठीक है कि ये बात सही है, लेकिन वो जिस तरह उनके साथ हो रहा है तो आप समझते हैं कि उनको इस तरह एक्सेस मिलेगा, ऐसे उनको जो है ना उनके उम्मीदवार आज़ादाना तौर पर इलेक्शन कैंपेन कर पाएंगे नहीं, क्या सूरत हाल लगती है? देखें नफी साहब, हम तो बात जो कर रहे हैं जिस तरह ज़िया ने भी जिक्र किया कि यानी एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीज़न और एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर या पॉलिटिकल स्टूडेंट आप कह लें कर रहे हैं कि जो कि ग्राउंड पे एक्चुअली जो रियलिटी जो इस वक्त यानी नज़र आ रही है या लोगों से जिससे भी आप बात करते हैं, यानी जब आप खुद इससे अंदाज़ा कर ले कि जब आप 10 लोगों से बात कर रहे हो और 10 में से आपको 7 से 8 बंदे यानी एक ही पार्टी की तरफ की बात कर रहे हो और रैंडम, तो फिर यानी कुछ और, इसका मतलब है कि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। मनूवरिंग इंजीनियरिंग ये वो चीज़ें हैं कि जो कोई ऐसा इलेक्शन मेरा नहीं ख्याल के जो इस हवाले से जो है क्लीन चिट उसको मिली हो या उसके बारे में ये कहा गया हो कि ये इलेक्शन मैनूवर नहीं हुआ या ये वो, जिस तरह यानी आपने खुद जैसे कहा कि पीटीआई का प्रेस्टीज जिस तरह की बात हो रही है, तो अगर 2018 का तो वो अब रिवर्सल उसमें चला गया। यही वो चीज़ें हैं कि अगर तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बात होती है तो एक और वो है, लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड कर रहे हैं या आप उनको जलसे जुलूसों की वो इजाज़त नहीं दे रहे तो वो फिर एक और चीज़ आ जाएगी या वो होगी। लेकिन हाँ, जब वोट कास्ट होगा तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स कुछ और होंगे। प्लस ये होते कि इंजीनियरिंग आप 8, 10, 15 हज़ार वोट तक को तो कर लोगे, संभाल लोगे, लेकिन आप बहुत बड़ा अगर निकल आते हैं पीटीआई का सारा ही, अगर ये उनको मैसेज मिल जाए कि सब ने वोट डालने के लिए निकलना है तो फिर शायद उसको संभालना भी, फिर उसको इंजीनियर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ज़िया साहब, ये जो अभी मंजरनामा है इसमें आपको क्या लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में ये तो आम सी एक बात है, यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कोलिशन गवर्नमेंट होगी, किसी एक जमात की जो है ना वो मुश्किल लग रही है, तो कौन कौन सी जमातें जो है ना आप समझते हैं कि उनके आपस में जो है ना ये एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आने वाली, जो है ना कौन लीड करेगी, कौन सी सियासी जमात, क्या लग रहा है आपको? 2018 में भी जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर एक इत्तेहादी हुकूमत होगी। अच्छा। और उसमें आपको उस वक्त याद होगा कि उस वक्त आपको JOI, अवामी नेशनल पार्टी और नून लीग बोर मुतहरिक नज़र आते थे। बिल्कुल। और उनमें तो वज़ीर आला भी उन्होंने जो है तो फैसला कर लिया था, एक नामजद कर लिया था जी कि बस ये वज़ीर आला होगा। लेकिन फिर अवाम निकले हैं, 51% अवाम ने उस इलेक्शन में टर्न आउट रहा है, वोट डाला है, जो कि एक हौसला अफजा बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में 2004 में अगर आप इलेक्शन देख लें तो 44% लोग आए थे, मार्जिन कम था। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा जो है तो वो फिर जो मंसूबे होते हैं उनमें दरार पड़ जाती है, उस तरीके से वो मंसूबे जो है तो अमल दरामद उन पर नहीं हो सकता। अभी भी इस वक्त जैसे आप कह रहे हैं ना सियासी इंजीनियरिंग, सफ़ी भाई ने भी आया सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, ये भी एक सियासी इंजीनियरिंग है कि हम इस वक्त नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बेशक उनके मुल्क के लिए खिदमात हैं, लेकिन अगर कानूनी नुक्ते नज़र से देखें तो वो इस वक्त भी एक कन्विक्ट हैं। वो इस वक्त भी जो है तो इलेक्शन लड़ने के लिए जो है तो उनके पास वो नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम उनको प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। सियासी इंजीनियरिंग है ना, हमने एक माहौल बना रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में अब परवेज़ खटक साहब के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि वो वज़ीर आला होंगे, उनके लिए 30-35 सीटें जो है तो पहले से ही उनको जो है तो उनकी निशानदेही कर दी गई हैं, कुछ हज़ारा से होंगी, कुछ साउथ से होंगी, कुछ पेशावर से होंगी, कुछ नौशहरा से होंगी, कुछ जो है तो मर्ज एरिया से सीटें मिला के जो है तो 35 सीटें करेंगे। फिर उनके साथ जो है PDM के जो जमातें हैं उनको उनके साथ इत्तेहादी बनाकर और उसमें हुकूमत में शामिल कर लिया जाएगा। आप जो कह रहे हैं ना कि मौलाना फजलुर रहमान को खदशात है, ये भी खदशा है मौलाना। अच्छा। क्योंकि वो एक स्ट्रांग जो है तो स्ट्रांग जो है तो कंटेंडर है, और उनका जो है तो वो था कि मेरा उन JOI के हल्के कहते हैं कि वो मौलाना असद को यहाँ पर वज़ीर आला बनाना चाह रहे थे उनके, क्योंकि उनको ख्याल नजर आ रहा था कि वो PTI नहीं होगी तो PTI की अदम मौजूदगी में तो फिर JOI एक हकीकत है कि JOI जो है तो इस सूबे की एक बड़ी सियासी कुव्वत है। आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के रिजल्ट आप देख लें, उसमें देखें उन्होंने किस तरीके से कामयाबी हासिल की है। इस तरीके से जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें आप उनको वोट बैंक देख लें, अभी भी
JOI के जो है वो पॉकेट्स हैं जिसमें से वो अच्छी खासी तादाद में अपने लोग मुंतखब करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि PTI स्वीप कर रही है, PTI के अलावा भी दीगर पार्टियां हैं जिनमें नवाज शरीफ की पार्टी हजारा डिवीजन में है। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ये एक परवेज खटक होंगे, और परवेज खटक के लिए आप देखें किस किस्म सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है, माहौल पैदा किया जा रहा है। इल्जामात लग रहे हैं कि एक तो ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में है, ये इल्जामात लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं अब जो है ना, कुछ सिविल सेक्रेटरीट में एक बंदा मुझे बता रहा था कि जी मुझे जो है ना 2-3 जो परवेज खटक के साथ महमूद खान है और 2-3 और लोग, इनसे मुझे मिला दे और मैं कहीं डिप्टी कमिश्नर लग जाऊं तो मैं जो ये कहेंगे तो मैं करूंगा। अच्छा, ये एक इल्जामात है ना, सुनी सुनाई बातें हैं। और ये मौजूदा काबीना है, इसमें परवेज खटक का है कोई वजीर? तो मतलब ये है कि आप देखें ना कि महमूद खान के और अकरम दुरानी की रजामंदी से ही तो दोबारा जो है तो वज़ीर आला आया है, तो जारी बात है। तो आप ये सबसे बड़े वज़ीर आला तो आ गया ना। अच्छा, अब आप उसकी लेजिटिमेसी जो है तो चैलेंज हो गई है, और वो उसकी 1 तारीख है, वो 1 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट उसको सुनेगी उस केस को। तो वो एक अलग सी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक सियासी इंजीनियरिंग है। तो इसमें जो आप जिस तरह कह रहे हैं ना कि खाका, तो खाके में तो ये है, लेकिन अगर मैं ये जिस तरीके से हम आवाम से आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूँ, हर सियासी शो जो होता है जिसमें सियासी हालात पे बात होती है इंतखाबात में, उसमें हमें आवाम से अपील करनी चाहिए कि खुदा के लिए इस इलेक्शन में आप चाहे डंडा देखें, चाहे बारिश देखें, चाहे आप मुसीबतें देखें, चाहे आप गिरफ्तारियां देखें, आप अपना वोट डालें, आप अपने वोट डालने के लिए निकलें। क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको कोई हक नहीं होगा कि आप जो है तो फिर आने वाली हुकूमत पर एतराज कर सके उसकी पॉलिसियों पे। बिल्कुल, तो ये चीज जो है ना हम जोर शोर से वोट जो है ना, ये आपने अच्छा किया, बिल्कुल वोट डालना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। वो जो तरीके है वो और है जिससे वो होती है, वो एक अलग बहस है। चले हम सबूर को रईस साहब, ये जो ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि एक सिनेरियो बनाई जा रही है जी PTI पी के लिए, यानी पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक साहब की जमात, तो क्या परवेज खटक साहब का कोई उम्मीदवार हजारा से जीत जाएगा? जी, और रईस साहब मैं इनकी बात से मुत्तफिक हूं कि अब इलेक्शन की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है। पहले जिस तरह आपके इलाके में जिंदा सिस्टम होता था, हजारे में भी खानदान का सरबराह या गांव का सरबराह वादा करता था, दुआ करता था और बाकी लोग उसको वोट देते थे। अब नहीं है। अब यंगस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बाखबर हो गया है, उसको पता है कि मेरा राइट क्या है और मेरा राइट कौन बेहतर तरीके पे मुझे दिलवा सकता है। ठीक, जहां तक PTI की बात है, अगर ये लोग PTI के लोगों को इलेक्शन कैंपेन के लिए फ्री हैंड नहीं देंगे तो वो हुब्बे अली में भी वोट लेंगे और बुर्ज माविया में भी वोट लेंगे। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है। तीसरी बात यह है कि KP में इससे पहले रिपीटेडली गवर्नमेंट नहीं आई, जबकि तहरीक इंसाफ की 2 दफा आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि हजारे से मुस्लिम लीग नून है, ANP है, इसी तरह तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है। अगर किसी एक पार्टी को फ्रीली इलेक्शन लड़ने का मौका फराहम न किया गया तो जो लोग मैटर करते हैं वो जिसको बोलेंगे वही वजीर आला होगा। जहां तक परवेज खटक साहब की बात है, परवेज खटक साहब ने हजारे में पेनिट्रेशन की कोशिश की है। उन्होंने मरसेरा में 2 जलसे किए हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने हवेलिया में जलसे किए हैं, गैदरिंग भी हुई है। लेकिन मैं अगर इम्पार्शियल बात करूं तो मैं ये नहीं समझता कि परवेज खटक साहब के किसी इंतखाबी निशान के तहत कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत सके। अच्छा, हाँ, अगर लोग आजाद इलेक्शन जीते और बाद में उनके साथ वो मिल जाए तो वो गलत बात है, लेकिन इंडिपेंडेंटली परवेज खटक साहब के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन जीतना मेरी नजर में हजारा डिवीजन में मुश्किल होगा। रंजीत साहब, अच्छा, तो फिर यहाँ तो एक ऐसे मतलब एक फिजा बनाई जा रही है कि वो जो है ना आने वाला वज़ीर आला है जी। जी, इस सदा को हजारे में भी लोग सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में किसी बात किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने हर बदलती सूरत हाल को, जिस तरह हमारे पैनल के एक मेंबर कह रहे थे कि पिछली दफा भी लोग कह रहे थे जी के कोalition गवर्नमेंट बनेगी और तहरीक इंसाफ ने वहां पे हुकूमत बना ली, तो कोई वहीद नहीं है 2000 लोग जीत के जाएंगे। वो हजारे से हैं, पेशावर से हैं, मरदान से हैं, कलकत्ता से हैं, उनको जहां भी जिधर भी जैसे भी इशारा मिलेगा उसमें वो लब्बैक कहेंगे और परवेज खटक साहब वज़ीर आला बन सकते हैं अगर उनको किसी ने बनाना चाहा।
बसूरत दीगर हजारे में मैं नहीं समझता कि कोई आपकी परवेज खटक साहब के इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन जीत सकता है। आज की बात कर रहा हूँ, कल आने वाले वक्त का तो कोई पता नहीं कि सियासत में बड़ी तेजी सी तब्दीलियां आ रही हैं। ठीक, अब्दुल सबूर कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सफीउल्लाह गुल साहब, परवेज खटक साहब की जमात PTI P पार्लियामेंटेरियन कितनी सीटें जीतेगी या जीत सकती है? ये दोनों दो मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जो आपने किए हैं कि जीत सकती और जीतेगी वाली जो है, ये दोनों ही अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इंडिपेंडेंटली अगर बात करें और तमाम पार्टीज को अगर यानी ओपनली वो हो तो 11 से ज़्यादा सीटें जो है वो जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके पास प्रोविंशियल जो है। ठीक, और ये भी यानी बड़ा टफ और सीट एडजस्टमेंट्स और उनमें जाने के बाद, क्योंकि वही कह सकते हैं कि नौशहरा की सीटें उस पर यानी हम कह सकते हैं कि वो क्योंकि वो ये उसका अपना हल्का है, हल्का भी है, और दूसरा वो पूरे फैमिली का यानी कंट्रोल वहाँ पर। बिल्कुल। इसी तरह आप स्वात के कुछ हिस्से में यानी चूँकि महमूद खान साहब ने वहाँ पर काम एज ए CM जितना यानी वो किया और वो किया, पेशावर के एक दो की जगहों की यानी अगर आप लेकिन वो उस तरीके से नहीं है, तो बहुत भी अगर सेफ साइड पर रहकर और कोहाट में हो सकता है पॉसिबिलिटी हो वहाँ से आ जाए। कुछ सवाबी के एरिया थोड़ा सा 1-2 पॉकेट्स हैं, हज़ारा में तो आपने खुद ही सबूर साहब की वो बातें सुन ली, तो उस सूरत में तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन 11 की सीटों के ऊपर या 11 से 13 की सीटों जो इंडिपेंडेंट यानी एनालिसिस की और उनकी बातें हैं, तो बड़ा मुश्किल है कि यानी CM बनना। लेकिन फिर पाकिस्तान में वही सियासत, जिस तरह सबूर साहब ने भी यानी इशारा दिया कि इसकी हमने मिसाल सेनेट में भी देख ली और इसकी मिसाल हमने बलोचिस्तान में भी देख ली कि माइनॉरिटीज़ जो है वो फिर मेजॉरिटी के ऊपर भी यानी उन्होंने रूल किया, और उसका CM तो माइनॉरिटी में होते हुए भी यानी आ सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते इस मामले में। और अगर सीटें जीतने वाली बात है कि जीत, तो वो फिर ये है कि अगर तो माहौल उनके फेवर में जाता है और वो होता है, और उन्हीं के लिए जिस तरह ज़िया साहब ने इशारा दिया, तो वो उस सूरत में तो वही है कि उनको कहा गया है कि आपका 35 तो हैं लेकिन 33 to 37 की सीटें आपको करवा के तो बाकी आपने अच्छा गेम प्ले करना है, तो ये उस तरीके से कह सकते हैं। तो ये फिर अगर वो इतनी सीटें उसको मिलती है तो और जमातें, जाहिर है फिर वो एक कोलिशन गवर्नमेंट तो बनेगी। तो ये जो अवामी नेशनल पार्टी है और जमीयत उलमा इस्लाम है, ये तो उनकी इलेक्शन कैंपेन में आप बिल्कुल वो साफ तौर पे जो है ना, वो तो इस इंजीनियरिंग के खिलाफ जो है ना बातें कर रही है। वो तो कह रही हैं कि इनके रहनुमा भी कह रहे हैं कि इस तरह हो रहा है इस सूबे में और हम नहीं होने देंगे। देखें, एक तो हमें ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह ज़िया साहब ने कहा कि मौलाना असद की बात आई, वो एलिमेंट आपका अभी का नहीं है, वो 2018 का है, जब 2018 में आपके जम अजलाक यानी कबायली अजलाक को जब जम किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, तो मौलाना साहब जम करने के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनको पता था कि ये वो ट्राइबल बेल्ट है जहाँ पर JUI की प्रेजेंस ज़्यादा है, और ये अगर अलग सूबा बनता है, उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा क्या थी, अलग स्टेटस का था, अलग सूबे। तो वहाँ पर उनके लिए चांसेस थे कि वो JUI की सीटें भी ज़्यादा होंगी, JUI की प्रेजेंस भी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर वो होगा। जम जब हो गया तो अब अगेन उनके मुंह से आपने सुना कि जो फैसला 2018 में हुआ था वो गलत हुआ था। अब मौलाना को ये लग रहा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, कि उनके मुकाबले में जो खड़े हैं वो PTI P खड़े हैं और वो परवेज खटक की शक्ल में खड़ी है। तो ये अगर हम देखें तो या तो ये सीट एडजस्टमेंट अगर इसी तरह का इनकी यानी वो रहे, तो शायद ये फिर सीट एडजस्टमेंट भी ना करें, एक दूसरे के ही यानी खिलाफ रहें। तो उस सूरत में भी आप ये कह सकते हैं कि अगर जो मौजूदा हालात हैं और PTI को प्रॉपरली ग्राउंड नहीं मिला, तो फिर तो आप कोalition का कह सकते हैं, क्योंकि कोई एक पार्टी आप ये नहीं कह सकती वो पूरे सूबे में से स्वीप करती है। ठीक, तो उस सूरत में तो जाहिर सी डेफिनेटली बात है कि वो कोalition कोई 3 पार्टी मिलकर ही बनाएंगी, अदरवाइज ऐसा भी नहीं लग रहा कि 2 पार्टियां भी मिलकर यानी हुकूमत नहीं बना सकती। अच्छा ज़िया साहब, आपको क्या लग रहा है परवेज खटक साहब की जमात जो है पार्लियामेंटेरियन जी PTI पार्लियामेंटेरियन कितनी सीटें जीतेगी? अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती, बैलेट पेपर से उसका इंतखाबी निशान गायब कर दिया जाता बल्ला है, बैट, अच्छा, और उनके लीडरों को कैंपेन तक करने क्या कि उनके कागजात नामजदगी जो है तो उनको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, अच्छा, और PTI को आउट कर दिया जाता है, तो फिर इसके इम्कानात ज़्यादा बनते हैं कि परवेज़ खटक, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, बावजूद इसके कि जमीयत उलमा इस्लाम
अपनी शिकायत कर रही हैं, अपने खदशात का इज़हार कर रही हैं, तो लगता यह है कि वो जो है तो मिल के एक कोalition गवर्नमेंट बनाएंगी, क्योंकि ये सारी हो रही है सियासी इंजीनियरिंग। और उस सियासी इंजीनियरिंग में अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के लिए उनको अहलियत उनकी हो जाती है, तो उनकी पार्टी अगर वज़ीर आज़म के मनसब पर आ जाती है, तो या नवाज शरीफ साहब आते हैं या कोई और, तो फिर सूबों में तकसीम इस तरीके से कर दी गई है। पीपल्स पार्टी को भी सिंध दे दिया जाएगा कि चलो जी अच्छा, आप सिंध फिर ये में जो आप बता रहे हैं मंजरनामा यहाँ और इस वक्त मैं आपको इसमें फिर वज़ीर आला जो है ना परवेज़ खटक होंगे। तो मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जी अभी तक आज के दिन तक तो ये एक सोच है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इस सोच को फैलाया जा रहा है, जैसे हम अब तबसरा कर रहे हैं परवेज़ खटक को हम क्यों तबसरा कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी सोच फैलाई जा रही है, आवाम इसको नहीं मान रही है। कहा जा रहा है ना, आवाम नहीं मान रही है, आवाम कहती है कि ये क्या हो गया, परवेज़ खटक की क्या कंट्रीब्यूशन है। परवेज़ खटक मतलब है कि अगर उसने कोई नाम पैदा किया है तो वो तो इमरान खान की वजह से पैदा किया है ना, या महमूद खान ने कोई नाम पैदा किया तो इमरान खान की वजह से पैदा किया है। अगर कोई काम हुआ है तो इमरान खान की हुकूमतें बनी है तो उस वजह से वो काम हुए हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि परवेज़ खटक अपनी, वरना तो वो एक डिस्ट्रिक्ट के नाजिम थे ना, अगर अपनी हैसियत में उसको देखा जाए, या वजीर ही रह चुके हैं, वो भी जो है तो आपाशी के वजीर रहते थे, तो वो जो है तो उनके लिए कंपेन, ये हम भी जो बात कर रहे हैं तो ये इस तरीके से माहौल बनाया गया कि हम भी उनके लिए कंपेन कर रहे हैं, लेकिन ये तो आवाम ने फैसला करना है ना। लेकिन लोगों के जहनों में ये है कि परवेज़ खटक जो है तो इसको लीड करेंगे। इसी वजह से आप देखें कि ये, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये शिकायतें सामने आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, उनके कंट्रोल में पोस्टिंग ट्रांसफर, ये शिकायतें आ रही हैं कि उनके, तो ये सारी लॉबिंग की जा रही है ना, सियासी इंजीनियरिंग। तो ये इस सियासी इंजीनियरिंग को अगर रोका जाता है, चूंकि जब अभी तो इलेक्शन का जो बाकायदा शेड्यूल जब आ जाएगा तो उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है तो फ्री एंड फेयर और गैर जानबदाराना इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाए, क्योंकि इस वक्त सियासी जो लोग मुबस्सिर हैं उनकी भी नजरें होंगी पाकिस्तान पे। इस वक्त जो है तो एक वाज़े तौर पे जो डिप्लोमेट्स भी हैं वो भी जब मिल रहे हैं तो वो भी ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और गैर जानबदाराना, ताकि उसकी जो है तो उस इलेक्शन की उसको एक हैसियत मिल सके, उसको आवाम में भी एक पजीराई हासिल हो सके। मुल्क के मुश्किलात हैं, हमारे सूबे में तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, और हमारे सूबे का जो है तो अगर इस किस्म की जो है तो लोगों में एक मतलब उसको जो है तो उनकी सोच के मुताबिक अगर नुमाइंदगी नहीं मिली तो क्राइसिस बढ़ेगा, और इस क्राइसिस को इस सूबे में तो नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान साथ लगा हुआ है। हमारे पास वक्त की कमी है, आप मुख्तसर बताएं कि अगर ये जो है जमीयत उलमा इस्लाम है, इनको अगर ये मालूम हो जाता है, जैसे अब इन्होंने उसके साथ मुलाकात भी की थी, ये असद कैसर साहब भी थे, इनको अगर ये इस तरह मालूम हो जाता है कि इनके साथ कोई गेम खेला जा रहा है, तो ये फिर पीटीआई के साथ जो है ना अलायंस में जा सकते हैं, जैसे इन्होंने एक मुलाकात भी की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पहले से ही ऐलान कर चुकी है कि वो तमाम पार्टियों के साथ मुज़ाकरात के लिए उसने अपने दरवाजे खुले कर दिए, अच्छा खोल दिए। तो वो तो मुज़ाकरात होंगे तो फिर देखा जाएगा सूरत हाल। इस तरह JUI भी कह चुकी है, नवाज शरीफ भी कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि हम जो है ना बात करने को तैयार हैं, सियासी कुव्वतें हैं, हम आपस में बातचीत होनी चाहिए। सफ़ीउल्लाह गुल साहब, ज़ियाउल-हक साहब और सबूर कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।